12वीं क्लास में जाते ही ना कई बार आप लोगों के भी अपने प्लान्स होते हैं और कुछ हम लोगों के भी अपने प्लान्स होते हैं और हम दोनों को सिंक होना बहुत जरूरी है कि सर हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। जब भी हम लोग बोर्ड्स की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, एडवांस की बात करेंगे तो हमें कम से कम कितने लेक्चर्स चाहिए। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं होती बेटा। अब आप बोलो कि सर ये वाला चैप्टर तो आप पढ़ाते ही चले जाओ, तो हमारे पास इतना कंटेंट होता है कि हम पढ़ाते ही चले जाएंगे। 2-3 सवाल वहां आ गए, 3-4 सवाल यहाँ आ गए, तो 7-8 सवाल का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बन जाता है। होता क्या है ना, आखिरी में आकर के बैच में बच्चा डिमोटिवेशन की वजह से पढ़ना छोड़ देता है और रियल खेल वही होता है। सिलेक्शन कई बच्चे लेते हैं, कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में करके लेते हैं, कई बच्चे बहुत इजीली ले जाते हैं और मेरा काम यह है कि मैं आपको इजीली सिलेक्शन की तरफ लेके जाऊं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई बैच के लिए। आप सभी लोगों को ये बात तो पता ही है बेटा कि हमारा लक्ष्य जेई जो बैच है वो 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट बैच मैं बोलूँगा। अगर आप लोगों को क्लास 12th में ही अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, जेई मेंस की तैयारी करनी है या फिर आपको एडवांस की तैयारी करनी है, तो ये जो मैं सेशन ले रहा हूँ एक छोटा सा सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि देखो 12वीं क्लास में जाते ही ना कई बार आप लोगों के भी अपने प्लान्स होते हैं और कुछ हम लोगों के भी अपने प्लान्स होते हैं और हम दोनों को सिंक होना बहुत जरूरी है कि सर हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स के भी कुछ बच्चे आते हैं, कुछ हो सकता है सीबीएसई बोर्ड के हो, कुछ आईसीएसई बोर्ड्स के हो, तो सबके अंदर ये रहता है कि सर क्या हमारे टॉपिक्स कवर होंगे या नहीं होंगे और सर किस फ्लो से चलेगा। मेरे को तो ये चैप्टर है ही नहीं, मेरा तो ये वाला चैप्टर है। तो ये वाली जो मिस कम्युनिकेशन बोलिए या मिस इन्फॉर्मेशन से कई बच्चे परेशान रहते हैं बैच में और आई वांट कि हम लोग इससे पहले कि बैच स्टार्ट करें 7 अप्रैल को एक बार ये सारी चीजें मैं आपको कहीं ना कहीं समझा दूं। और अब हमारे पास यहाँ पर है क्या, जैसे ये वाला जो हमारा बैच है ये तो आप सभी लोगों को पता है कि 7 तारीख से स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक बार लेक्चर प्लानर दिखा देता हूँ, ठीक है। और लेक्चर प्लानर में जाने से पहले मैं आपको एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, उस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हम लोगों ने प्लान बनाया है वो कंटेंट के हिसाब से बनाया है कि यार कि जब भी हम लोग बोर्ड्स की बात करेंगे, मेंस की बात करेंगे, एडवांस की बात करेंगे तो हमें कम से कम कितने लेक्चर्स चाहिए। देखो किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए कोई लिमिट नहीं होती बेटा। अब आप बोलो कि सर ये वाला चैप्टर तो आप पढ़ाते ही चले जाओ, तो हमारे पास इतना कंटेंट होता है कि हम पढ़ाते ही चले जाएंगे। आप इसमें से कोई सा भी एक चैप्टर सेलेक्ट करके मेरे को बता दीजिए और कहिए कि सर मेरे को 365 दिन इसी चैप्टर को पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बात वो नहीं है, बात है कि हमें रेलिवेंसी टच करनी है। आप सभी लोगों को ये आपके नोट्स में इतना होना चाहिए कि आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो। और ये वाली बात करना थोड़ा सा टीचर के एंड पर कठिन होती है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंटली इस बात को बोलूंगा कि हमारे नोट से ही सब कुछ आएगा। आप कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, आप बिट्स के एग्जाम में बैठेंगे, जेईई मेंस के एग्जाम में बैठेंगे, आप एडवांस के एग्जाम में बैठेंगे, आप बोर्ड्स के एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, हमारी कॉपी विल बी सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग उसको जब पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख के करते हैं। सबसे पहले 12वीं क्लास में हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का आएगा और ये जो प्लानर है ये आपको ऐप में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने बैच सेक्शन में जाकर के उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स का है, मैं बस आपको फिजिक्स का थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है, कहाँ आसान पड़ता है, कहाँ टफ पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताते चलूँगा। ऑल्दो जब बैच होता है तो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को पहले से ही अवगत करा देता हूँ कि भाई देखो आने वाला समय है, आपके प्री बोर्ड्स आएंगे, आपके बोर्ड्स आएंगे, तो इस चीज़ पर फोकस करिए, इस चीज़ पर फोकस करिए, सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए 7 तारीख को हमारा मंडे है अप्रैल, तो फर्स्ट क्लास आई होप मेरी ही पड़ेगी, तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे बेटा। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, उसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 20 लेक्चर्स रखे हैं, ठीक है। कुछ के लिए ज़्यादा होंगे, कुछ के लिए कम होंगे, कि कुछ कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पर तो ये 22 या 23 में पढ़ाया जाता है, कुछ के यहाँ पे 15 या 16 में पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि मैं बोर्ड्स, मेंस, एडवांस और ओलंपियाड को भी टच कर लूँगा 20 लेक्चर्स में। और आप देख लेना कि हम लोग कितने सारे एडवांस के क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे, लाइव करेंगे। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि आपको एक PDF दे दूंगा और कहूँगा कि भाई ये तुम कर लेना, ना ना ना, हम दोनों मिल के करेंगे। और जितने भी अर्जुना के बच्चे हैं, आपको पता होगा कि हम लोगों ने जितने भी एडवांस के क्वेश्चन करे हैं वो सारे लाइव डिस्कशन में करे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग लाइव डिस्कशन में करेंगे। एडवांस के लिए और भी एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए होगा, कई बार क्या होता है कि लेक्चर खत्म होते हैं आपको लगता है सर और कुछ है ना, तो आपका टाइम देखते हुए डेफिनेटली ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये अलग बात है। लेकिन बैच में क्या है, 20 लेक्चर्स हम लोगों ने इसके लिए रखे हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का ऑर्डर देखेंगे तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सेकंड चैप्टर आता है। तो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि कैपेसिटेंस में भी सीरीज एंड पैरेलल आता है। आप लोगों ने 10वीं क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस की सीरीज एंड पैरेलल करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को 10वीं क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है, कैपेसिटेंस में भी वही करना होता है। तो अब बात है कि हम लोगों ने सोचा है कि पोटेंशियल वाले पार्ट को हम लोग पहले निपटाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन पोटेंशियल के जैसा चलेगा, ये वाला पार्ट हम लोग पहले निपटाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग सीधे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्रॉक्सीमेटली 14 के आसपास मैंने लेक्चर, 14 या 15 थे।
15 लेक्चर्स मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रखे हैं, और जो भी टीचर्स भी अगर इसको देख रहे होंगे तो उनको भी पता होगा कि 15 लेक्चर्स सर आप तो बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। कंटेंट भी प्रोपोर्शनैलिटी में रहेगा, ठीक है, और कंटेंट जो आप प्रोपोर्शनैलिटी में करोगे उसमें +2 ही रहेगा, ठीक है। तो 15 लेक्चर्स हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रख रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं लेक्चर्स। इसके बाद मैं कैपेसिटेंस उठाऊंगा, और इसमें हम सभी टीचर्स की एक डिस्कशन हुई थी, सहमति बनी थी कि हाँ यार कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आपका थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है सीरीज एंड पैरेलल का, फिर उसके बाद आप आसानी से अपना कैपेसिटेंस भी बहुत जल्दी कर लेंगे। उसके लिए 10 लेक्चर रखें। फिर मैग्नेटिक्स आता है, क्लास 10th में आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, वही हमारे पास मैग्नेटिक्स का वो आता है, उसमें 14 लेक्चर्स हैं, और इसका एक और छोटा सा पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 3 है। इसमें ये वाला चैप्टर सबसे इरिटेटिंग है, किस लिए? क्योंकि इसका कुछ पार्ट, ये पहली बात तो ये एडवांस में आता नहीं है, ठीक है, ये दिस पार्ट इज नॉट इन एडवांस। अब जेईई मेंस में कुछ पार्ट आ रहा है, कुछ बोर्ड्स में आ रहा है, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना। भले ही छोटा चैप्टर है, लेकिन कई बार बच्चे की एनर्जी किसी और चीज में लग जाती है, वो बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहा है और पढ़ के चला गया जेईई मेंस का। जेईई मेंस का जा रहा है तो वो सोच रहा है ये तो एडवांस में भी आएगा, आपने और हाई लेवल के क्वेश्चन तो करा ही नहीं। अब ये वाला चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत है, वो हम पढ़ाते समय आपको बताएंगे भी। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी कहीं ना कहीं क्लास आप लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें क्लास 10th में करी हैं। यहां तक आपका क्लास 10th का हल्का सा टच रहता है तो बहुत कंफर्टेबली जाता है। अब बात आती है एक ऑल्टरनेटिंग करंट की। जिन बच्चों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम क्लास 11th वाला नहीं पढ़ा है, उसमें एक फेजर वाला पार्ट पढ़ाया था अर्जुना 1.0 में, मैंने फेजर को बहुत डिटेल में आराम आराम से सिमुलेशन से पढ़ाया है बेटा। तो अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखो ये कब आएगा, कोई को लगता है सर अभी पढ़ा दो, अगस्त में जाकर के आपको एसएचएम का फेजर वाले पार्ट की हल्की सी रिक्वायरमेंट होगी। तो आई होप आप लोगों के अंदर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा कि सर अगस्त 19 में तो अभी टाइम है, किसी ना किसी एक सैटरडे संडे को आप मेरे को लेक्चर नंबर बता दीजिएगा, अर्जुना 1.2 एंड 2.0 हमारे पास है, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके आराम से देख लेंगे। उससे पहले फेजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, एंड फेजर्स की इसमें बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑल्दो मैं क्लास में भी पढ़ाऊंगा फेजर को बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि कई सारे बच्चे शायद यहां पर नए ज्वाइन हुए हैं, लेकिन ये जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। तो यहां पर आपको फेजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। छोटा चैप्टर है, जब बहुत बड़ा नहीं है, 8 लेक्चर्स, मतलब अगर आप देखो 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 क्लासेस पर वीक चलेंगी, तो 2 हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये भी छोटा सा चैप्टर है, दो लेक्चर्स लगा रखे, एक में थ्योरी हो जाएगी, एक में क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। फिर आता है एक बहुत बड़ा सा चैप्टर विच इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और कई बच्चों को ऑप्टिक्स से डर लगता है। और मैं अपनी आपको एक पर्सनल स्टोरी बताता हूं, मैं जब जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था, मैंने ऑप्टिक्स छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को भी बहुत इरिटेटिंग लगता था, क्योंकि इसमें हल्की सी ज्योमेट्री यूज होती है। तो जिनकी मैथ्स थोड़ी सी इरिटेटिंग साइड में है, जैसे मेरी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे लगता था मैं बेसिक चीजें भी इरिटेशन से ही करता था, तो मेरा ऑप्टिक्स वाला चैप्टर खराब हो गया था। मैंने पर्सनली अगर देखे तो लोग इसको 18-17 लेक्चर्स में कर सकते हैं, मैंने फिर भी 2 लेक्चर्स एक्स्ट्रा रखे हैं, क्योंकि मैं आपको उतना कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि यार ये चैप्टर सही में डुएबल है, सही में आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और आप जब ये चैप्टर मेरे से पढ़ेंगे, मैं इसको पढ़ाता ही वैसे हूं जैसे मैंने इसको सीखा है, क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद जब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया, तब मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स थे, उनको लिए मैंने सीखना स्टार्ट करा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से ही इसको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से ही मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छा खासा वेटेज भी है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स आती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वेव्स हमारे पास क्या रिलेटेड है क्लास 11th के वेव्स से? हाँ, इसमें एक पार्ट आप देख रहे होंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, जितने भी अर्जुनास मेरे को सुन रहे हैं बेटा, बहुत मेहनत करी है आपके साथ, बिल्कुल आराम आराम से सिमुलेशंस के साथ। अगर आपको याद होगा और कोई भी बच्चा भी 1.0 के लेक्चर्स खोलेगा तो आप देख लेना मेरा रौद्र रूप क्या था, कितने गुस्से में, कितने कंसंट्रेशन के साथ, कितने फोकस के साथ मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि वो मेहनत उस दिन मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अब जब ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आएगी, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इंटरफेरेंस की ही मेजर बात है। जब मैं अब बात करूंगा, और अगर आपने अर्जुना 1 में अच्छे से पढ़ा था, तब आपको यहां पे पता लगेगा सर आप उस दिन मेहनत क्यों कर रहे थे, ठीक है। ऑल्दो जो बच्चे नए हैं तो सर मेरे को तो आता नहीं, तो अब आपके पास क्या है, ये अक्टूबर 14 को स्टार्ट होगा चैप्टर। तो आपको समझ आ गया कि वेव्स में क्लास 11th की वेव्स का थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन वो अक्टूबर 14 मतलब टाइम है। उससे पहले आप मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, सर आप हमें ना डांट डांट के करवा दो, आप हमें होमवर्क दो संडे को, तो हम लोग उतना पढ़ लेंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर्स अगर आपने क्लास 11th के वेव्स के कर लिए, तो आपका ये वाला चैप्टर बिल्कुल मक्खन के जैसे जाएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और जो बच्चे नहीं सर हम तो नहीं पढ़ पाए, हमें तो स्कूल से मैनेज नहीं हो रहा एक्स्ट्रा लेक्चर, तो ये क्लास में अगर आओगे तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। अर्जुना 1 वाले बच्चे आप देखोगे मैं वही कहीं ना कहीं सिमुलेशंस दोबारा यूज कर रहा हूं।
अब आप कहोगे सर कुछ नया दिखाओ, नया नहीं, मैंने आपको पढ़ाया ही 12वीं क्लास के जैसा था, इसलिए आपको लगेगा कि सर वो तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप के सिमुलेशंस आप दिखा रहे हो, क्योंकि वहां से बिल्कुल मक्खन के जैसे समझ आता है। तो ये अब आपको अक्टूबर 14, या आपके लिए डेडलाइंस भी इंपॉर्टेंट है कि अक्टूबर 14 से पहले आपका वेव्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स के लिए आपको कोई और रिक्वायरमेंट नहीं, बस मैं ही काफी रहूंगा इसमें, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा अगस्त 19 को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपको ये प्लानर अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप परेशान मत होइए, मैं डेट्स बता रहा हूं, आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट वाला जब चैप्टर है 19 अगस्त, इससे पहले आपको फेजर्स अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर हमारा लास्ट पार्ट जो आता है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। आप सभी लोगों ने शायद सुना भी होगा कि सर मॉडर्न फिजिक्स बहुत फेमस है और बहुत अच्छा वेटेज है। यस, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री, लिख लीजिएगा ये चीजें, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर अपना अच्छे से कर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर बिल्कुल मक्खन के जैसे चीजें समझ आती हैं, ठीक है। तो यहां पर है भी क्या, बोहर्स मॉडल आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। और देखो ये क्यों हाईली वेटेज में आ जाता है, इसके अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे 4-5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हर शिफ्ट में इसके आपको मिल जाएंगे, 4-5 सवाल कम नहीं होते भाई। 20 मार्क तो आपके कहीं ना कहीं यहीं से ही आ जाते हैं, है ना। और ऐसे ही सवाल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सवाल आप देखेंगे, सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है कि क्लास 11वीं का। यस, डी ब्रॉगली है, बोहर्स मॉडल है, आपके अभी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिविटी का थोड़ा सा पार्ट, ये सारे पार्ट्स आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी डिस्कस किए गए होते हैं। 2-3 सवाल वहां आ गए, 3-4 सवाल यहाँ आ गए, तो 7-8 सवाल का कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बन जाता है। जो बच्चे आखिरी में आकर के, होता क्या है ना, आखिरी में आकर के बैच में बच्चा डिमोटिवेशन की वजह से पढ़ना छोड़ देता है। और रियल खेल वही होता है कि जब ये छोटे छोटे, देखो कितने 4 लेक्चर्स, तो एक वीक में आपका ये वाला चैप्टर खत्म होएगा। फिर अगले वीक में आपका ये वाला चैप्टर एटॉमिक, उसमें है क्या, बोहर्स मॉडल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है, याद करो लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री, ये जो सीरीज होती थी वही है और कुछ नहीं है। इसमें बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा ये रहेगा कि एक्सरेज के बारे में हमें बात करनी है, वो हम लोग बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी, डीके, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स जब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा 12वीं क्लास में, तो केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वही है, सेम फॉर्मूले चलेंगे, सारी कुछ आसानी से हो जाता है। फिर आता है सेमीकंडक्टर। इस चैप्टर का हर साल एक सवाल है, हर शिफ्ट में एक सवाल है, ठीक है। और बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन बच्चे अगर एक बार इसको खराब करते हैं तो कीचड़ फैल जाता है चैप्टर में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना, ये सब वो सब बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्लानर का कहीं ना कहीं एक बता दिया है। दिसंबर 4 हम लोगों ने लास्ट डेट रखी है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको कम से कम 1 हफ्ता पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, हो सकता है कुछ संडेज भी मैं आपके साथ लगाऊं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं आपके साथ लगाऊं, लेकिन ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं इससे पहले ही आपको फ्री करूंगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझिएगा, सर दिसंबर के आखिरी तक आते आते तो हमारे कहीं ना कहीं प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के नवंबर मिड में स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ के दिसंबर मिड में होते हैं। मतलब दिसंबर में हम लोग टेंटेटिव माने, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया यार सबके हिसाब से नहीं चलेगा, हम ये मानते हैं कि दिसंबर में तो भाई आपके प्री बोर्ड्स होते ही हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जब हम आपको क्लास 12th की तैयारी करा रहे होंगे तो आपको टाइम टू टाइम अपनी क्लास 12th को वहीं पर खत्म करना है। आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि यार मैं ना बाद में रिवीजन करूंगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। आप प्लान को समझिएगा, हमारा जिस दिन 12वीं खत्म होगा बैच में, उस दिन आपकी भी 12वीं खत्म होने जानी चाहिए, +-2-3 डेज। अगर आपने कहा कि नहीं यार मेरे तो ना इतना बैकलॉग बन गया है, बैकलॉग की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, अगर बन जाए 10-15 दिन का भी बन जाए तो मतलब आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे और अभी आपका क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप पैनिक सिचुएशन में आएंगे। और उस समय दूसरी चीज हमारे साथ चल रही होगी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये 4 दिसंबर तक हो गया, फिर हमारे पास 8 दिसंबर से, ये आपको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। अब जिन बच्चों का है कि सर हमारा रिवीजन कैसे होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बैच, इससे बेस्ट बैच आपको मिल ही नहीं सकता। आइए अब बात आती है कि सर 11th का रिवीजन, तो क्लास 11th की जो टॉपिक्स थे वो आपको अर्जुना 1 एंड अर्जुना 2 दिया गया है, सो दैट आप सैटरडे संडे अपना टाइम निकाल करके अपनी स्पीड के हिसाब से आप पढ़ सकें। जब हम लोग बैच में पढ़ाते हैं तो हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं, तो कहीं पर भी कमी वैसे छोड़ते नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं भी आता है, 0 आता है, नेगेटिव आता है, उसको भी समझ आएगा, ये हमारी गारंटी होती है। और मैं लिख के दे रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके अंदर अभी भी ये डाउट है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार तू बैच स्टार्ट कर और शिद्दत से पढ़ना स्टार्ट कर। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्लान क्या बनाया कि 4 तारीख के आसपास खत्म हो रहा है, हो सकता है हम 2 या 3 को खत्म करें या 1 को खत्म करें। हम आपको कुछ दिन का गैप देंगे, सो दैट आपका अगर कोई बैकलॉग बना है, तबियत खराब हो गई, कुछ इवेंट आ गए, स्कूल में प्रैक्टिकल्स थे, कुछ भी, तो आपको कुछ दिन का टाइम देंगे, सो दैट आप अपनी 12वीं को खत्म कर लें।
अब ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 12वीं खत्म मींस 12वीं खत्म और विद रिवीजन खत्म। ये नहीं कि सर अभी तो खत्म हुआ अब तो मैं रिवीजन पर आऊंगा। अरे पगले, तो तू 11वीं कब रिवाइज करेगा? तो 8 दिसंबर से हम लोगों ने यहां पर स्टार्ट किया है, सारे चैप्टर्स ले लिए हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D से स्टार्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारा वो कहां गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, 2 लेक्चर। एक में थ्योरी हम लोग क्या करेंगे, MIC एंड MIP का कंसेप्ट लगाएंगे। एक क्लास में पूरी कंसेप्ट्स और एक क्लास में पूरे क्वेश्चंस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। सर्कुलर एंड फ्रिक्शन हम लोगों ने एक में थ्योरी कर ली, एक में क्वेश्चंस कर लिए। PYQs लगाते हुए चलेंगे, तो ये ध्यान रखना। वर्क एनर्जी पावर हो गया। अब मैंने सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, एक बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर 2 या 3 लेक्चर नहीं, मैंने इनको सेपरेट कर दिया। सेंटर ऑफ मास के ऊपर भी सवाल आते हैं, कोलिजन के ऊपर भी आते हैं। तो सेंटर ऑफ मास को मैंने 2 लेक्चर्स दे दिए हैं, कोलिजन को मैंने 2 लेक्चर्स दे दिए हैं। रोटेशनल मोशन एक बड़ा है और बहुत आसान सवाल आ रहे हैं जेईईएस में, तो इसको मैंने 3 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन ऑल्दो एक में निपटाया जा सकता है क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतने अच्छे से पढ़ा होगा कि आपको ये वाला मक्खन लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने 2 लेक्चर्स दिए क्योंकि वेटेज अच्छा खासा है, भर के आते हैं सवाल। फिर फ्लूइड्स एक बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने 2 नहीं, इसको 3 ही लेक्चर दिए हैं। थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप देखोगे तो ये EMFs गलत लिख दिया, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ही रहेगा। 3 और 2 5 चैप्टर्स अगर आप देखें, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स जो क्लास 11th के हैं, 1 आपका आता है रोटेशनल एंड थर्मो सबसे ज्यादा आता है, फिर रोटेशनल आता है, मतलब बराबर आप कह सकते हैं। तो 5 लेक्चर इसको दिए हैं, 5 लेक्चर उसको दिए। फ्लूइड्स इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने 3 दिए हैं। SHM मैंने 2 और 2, SHM एंड वेव्स 2 और 2, छोटे छोटे चैप्टर है, आराम से आपका 2 में हो जाएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 1 दिया है क्योंकि अब आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पूरी 11th पढ़ ली, रिवाइज कर ली होगी, पूरी 12वीं पढ़ ली, तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज पता है, फॉर्मुलेस पता है, तो आप डायमेंशन एंड ऑल बहुत जल्दी जल्दी निकाल लोगे। तो इसमें हमें सीधे क्वेश्चन हिट करने हैं। अब मैं वहां पे कोई लिस्ट नहीं दूंगा कि यार ये डायमेंशन, अब आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज पता है, अब आप खुद से निकाल सकते हैं डायमेंशन। सीधे एरर्स के बारे में बात करेंगे। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, एक चैप्टर बचता है एक लेक्चर का, उसको इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ क्लब कर दिया। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, जो भी गुंजाइश थी, जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी हमारी खत्म हो जाती हैं और जनवरी 16 के आसपास हम लोग इसको खत्म कर देंगे विद रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन। अगर तू क्रैश कोर्स ज्वाइन करेगा ना बेटा, तो क्रैश कोर्स में भी इतने ही लेक्चर मिलते हैं। तेरे को अगर लगता ना हो, अप्रोक्सीमेटली 30-34 लेक्चर होंगे ये, ठीक है, रुक जाओ, 34, ठीक है, 34 लेक्चर्स। अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स की भी कॉस्टिंग पड़ती है 2-2.5 हज़ार रुपये, कहीं पर भी। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन जाओगे तो और महंगा हो जाता है। अगर आप क्रैश कोर्स में भी देखोगे तो आपको 34 लेक्चर्स के आसपास ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 50 मिल जाएंगे, ठीक है। वो जेईईएस 2 के बाद भी 1 के बाद भी पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा आपको एक क्रैश कोर्स प्रॉपर मिल रहा है, आप ये समझिए, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अर्जुना 1 मिला, अर्जुना 2 मिला, लक्ष्य में प्रॉपर डिटेल में बात हुई, बोर्ड्स हुए, मेंस हुआ, एडवांस हुआ, और एक क्रैश कोर्स आपके सामने है। इसके बाद आप सभी लोगों को पता है जेई वाला चैनल पर हम लोग हर साल के जैसे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहां पे मैराथन्स रहती है, लंबी लंबी क्लासेस रहती हैं। अगर मान लो कि आपका जेई मेंस का एग्जाम 20 से, तब भी आपके पास 4 दिन बचते हैं, है ना। ये 16 को हम लोग खत्म कर रहे हैं, 20 से है, लेकिन जनरली क्या होता है 21, 22, 23 के आसपास से हमारा एग्जाम स्टार्ट होता है, तो आपके पास फिर भी 7 डेज रहेंगे। यहां पर आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, आप अपने टेस्ट लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग टाइमली आपका सिलेबस खत्म करेंगे विद प्रॉपर रिवीजन। इसी में आपका एक टेस्ट प्लानर रहता है, वो टेस्ट प्लानर हमारे पास क्या है, आप एक बार जाएंगे बैच सेक्शन में, आप प्लीज उसको देखिएगा, उसमें AITS इंक्लूडेड आपके बैच के कुछ टेस्ट होते हैं और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट होते हैं, दोनों को ही मिला करके आपकी एक टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आई थिंक 30-40 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आपने वो चीजें कर ली बेटा, देखो रास्ता तो हम बना करके दे रहे हैं, बस आपको चलना है। और अगर आप एक बार ढंग से चल लिए बेटा, तो मैं बता रहा हूं कि यही एक वो तरीका है जिससे सिलेक्शन बहुत कम लोड के साथ किया जा सकता है। सिलेक्शन कई बच्चे लेते हैं, कई बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में करके लेते हैं, कई बच्चे बहुत इजीली ले जाते हैं, और मेरा काम यह है कि मैं आपको इजीली सिलेक्शन की तरफ लेके जाऊं। मैं आपको स्ट्रेस फ्री रखूंगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको खुश रख करके पढ़ाऊंगा, और सिर्फ खुश नहीं रखूंगा, इतना पढ़ाऊंगा कि सिर्फ अगर आप पढ़ते पढ़ते चले जाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। दिस विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। और फिर जब आपका जेईई मेंस होता है तो वहां पर भी डिस्कशंस होते हैं, पूरे साल की मैं बता रहा हूं। दिसंबर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 11th क्लास का डिस्कशन या रिवीजन कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर उस समय मैं 12th रिवाइज करूंगा या 11th रिवाइज करूंगा। पहले से अगर तूने 12th रिवाइज कर रखी है तभी तू 11th रिवाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तेरे को समझ आ जानी चाहिए कि यार जब सर क्लास में पढ़ा रहे हो, हंसी मजाक जो भी हो रहा है वो फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको क्लास खत्म करनी है। क्लास खत्म दैट मींस अब दोबारा उस लेक्चर को नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ अपने नोट्स और क्वेश्चंस करूंगा।
दिसंबर का खेल जिसने खेला वो आईआईटी का खेल खेल जाता है बेटा। एक बार आपने जेईई मेंस 1 फोड़ दिया, आप अब आराम से अपने बोर्ड्स पर फोकस कर पाएंगे। सुनना मेरी बात, आप आराम से अपने बोर्ड्स पर फोकस कर पाएंगे और एडवांस तक के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। जिस बच्चे ने जेईई मेंस 1 में कबाड़ा कर दिया, अब उसके लिए और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि फरवरी के टाइम में ही आपके बोर्ड स्टार्ट होंगे एंड बोर्ड्स को आप हल्का नहीं ले सकते। 75 से नीचे गिरे तो भैया खेल खत्म, ना ही एनआईटी ना ही आईआईटी, बस स्क्रॉल करते चले जाना, देखते चले जाना, यही होता है। तो बोर्ड्स पर फोकस जाएगा और आपको बहुत कम टाइम मिलेगा दोबारा से जेईई मेंस 2 के लिए। मुश्किल से 10-15 दिन, और 15 दिन में आप टेस्ट लगाओगे, फिर पूरा का पूरा रिवाइज करोगे तो बहुत कठिन कहानी बनती है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि दिसंबर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 11th की रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग 12th की कर चुके होगे और 11th की रिवीजन पर आ जाना। जिसने खेल खेला उसका आईआईटी डेफिनेटली बनता है। अब अगर आपने खेल अपने हिसाब से खेलना स्टार्ट करा, मैं पहले बता रहा हूं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है। दिसंबर के टाइम में ही सारा खेल है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होंगे और 11th का रिवीजन होगा। अगर आपकी 12वीं का अच्छा रिवीजन नहीं है तो आप प्री बोर्ड्स पर फोकस करोगे, क्योंकि नहीं तो पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी, और आपका 11th का रिवीजन नहीं होगा। और 11th का अगर रिवीजन नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। बोर्ड जैसे ही आपके जेईई मेंस 1 होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से अगर मार्क्स खराब हुए, पूरा रायता फैल जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको बताएं, और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि जो 12वीं क्लास का बच्चा किस इमोशन से जाता है। और अगर कोई पुराना लक्ष्य का बच्चा जो मेरे से पढ़ा हो या सलीम सर से पढ़ा हो, अगर आपने कहानी सुनी, इसमें 0.1% की भी अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो डेफिनेटली आप लिख दीजिएगा, डेफिनेटली आप लिख दीजिएगा कि हम लोगों ने कंटेंट कैसा पढ़ाया उसके ऊपर है, कंप्लीशन के ऊपर है, कोई चीज़ छोड़ी या नहीं छोड़ी उसके ऊपर है। सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख के बता सकते हैं अपने जूनियर्स को कि क्या 11th का रिवीजन कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, ये भी चीज़ें आप बता सकते हैं। और फिर दूसरी बात कि हमारे पास जो मैं आपको कह रहा हूँ प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल एंड बोर्ड्स का जो ये बवाल फैलता है आखिरी में जेईई मेंस 1 के बाद, वो मैनेज करना कितना कठिन होता है आप ये भी बताइएगा। क्योंकि बच्चों को अगर एक पर्सपेक्टिव मिलता है टीचर के साइड से और हो सकता है अपनी सीनियर के साइड से, तो आई थिंक आप देश को बनाने में मदद ही करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर आप सभी लोगों से अलविदा लूंगा और अब हम लोग मिलेंगे बेटा सीधे बैच में 7 तारीख को, जरूर मिलिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।